अब फ्रेज इन एपोजिशन क्या होता है? फ्रेज किसको कहते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स. फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स contains a part of sentence. एक सेंटेंस का अंश होता है फ्रेज, लेकिन वह ग्रुप ऑफ वर्ड्स में होता है. सेंटेंस नहीं होता है. सेंटेंस का एक अंग होता है, भाग होता है, एक पार्ट होता है. वो सेंटेंस नहीं होता है, लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स में होता है. और नाउन या फ्रेज इन एपोजिशन का मतलब क्या हुआ कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो नाउन की विशेषता प्रकट करते हैं, नाउन की विशेषता प्रकट करते हैं, वो जो है फ्रेज इन एपोजिशन हो जाता है. तो फ्रेज इन एपोजिशन हम करते क्या है कि जिस नाउन की विशेषता वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रेज इन एपोजिशन बता रहा है, तो हम उस नाउन के बगल में कॉमा लगा के उस फ्रेज इन एपोजिशन को लिख देते हैं. जैसा कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट में सब्जेक्ट के पार्ट से भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो हेड वर्ड होता है उसकी विशेषता बताने वाला अगर एक शब्द है एडजेक्टिव, तो उसको कहाँ लगाते हैं? हेड वर्ड से पहले. और अगर फ्रेज में विशेषता बताने वाला शब्द हो तो उसको कहाँ लगाते हैं? हेड वर्ड के तुरंत बाद. सेम वही चीज है सब्जेक्ट में, इसीलिए पढ़ाया जाता है. फ्रेज इन एपोजिशन कहाँ लगता है, डिटर्मिनर कहाँ लगता है, एडजेक्टिव कहाँ लगता है, हेड वर्ड कहाँ लगता है. और एक सब्जेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है, अगर उसमें सारे पार्ट दिए हुए हो, डिटर्मिनर भी हो, एडजेक्टिव भी हो, हेड वर्ड भी हो, एडजेक्टिवल फ्रेज भी हो, तो हम उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं? डिटर्मिनर प्लस एडजेक्टिव प्लस हेड वर्ड प्लस एडजेक्टिवल फ्रेज. अब इसको कहीं इधर उधर जब लिख देंगे हम, तो हमारा सब्जेक्ट जो है गलत हो जाता है. और ये काम जो है ट्रांसलेशन बनाने में ये गलतियां अक्सर हो जाती हैं. तो इसका हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि पहले अगर डिटर्मिनर हो तो पहले डिटर्मिनर लगाएंगे, एडजेक्टिव होगा तो उसके बाद एडजेक्टिव लगाएंगे, उसके बाद हेड वर्ड लगेगा ही लगेगा, एडजेक्टिवल फ्रेज है तो उसके बाद में लगाएंगे. मान लो तीनों चारों पार्ट नहीं है, दो ही पार्ट दिए हैं, तो भी जिसका जो प्लेस है वही उसको हम लगाएंगे. जैसे मैन दिया है और ए दिया है, मैन और ए दो ही चीज दिया है, तो मैन हेड वर्ड हो गया. ए डिटर्मिनर है तो उसके पहले हम लगाएंगे. एडजेक्टिव नहीं दिया है तो नहीं लगाएंगे, तो ए मैन केवल हो जाएगा. अगर दिया हो फैक्ट भी दिया है, मैन भी दिया है, ए भी दिया है, तो हम पहले डिटर्मिनर लगाएंगे. ए दिया है तो पहले ए लगाएंगे. एडजेक्टिव दिया है फैक्ट तो उसके बाद फैक्ट लगाएंगे. और उसके बाद दिया है हेड वर्ड मैन तो अब फैक्ट मैन लगाएंगे. अगर चारों चीज दी हुई है और दिया है फैक्ट भी दिया है, मैन भी दिया है, और उसके बाद दिया है सीटिंग इन द रूम, सीटिंग इन द रूम वाज लाफिंग, ये सेंटेंस मान दिया हुआ है, तो उसको ये नहीं कि हम कहीं उसको रख दें. सब्जेक्ट पार्ट जो कहता है उसी के अनुसार ए दिया है पहले ए डिटर्मिनर, फैक्ट एडजेक्टिव दिया है तो फैक्ट, हेड वर्ड दिया है मैन मैन और फैक्ट मैन, एडजेक्टिवल फ्रेज दिया है सीटिंग इन द रूम. उसकी ये भी विशेषता है कि कमरे में बैठा हुआ है, लेकिन वो विशेषता ग्रुप ऑफ वर्ड में दिया है सीटिंग इन द रूम. तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वहां पे, तो एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया. और फैक्ट मैन सीटिंग इन द रूम वाज लाफिंग. अब ये पूरा सब्जेक्ट हो गया. और फैक्ट मैन सीटिंग इन द रूम. और वर्ब क्या हो गया? वाज वीपिंग. प्रेडिकेट पार्ट क्या होता है? वर्ब से लेकर के शेष भाग प्रेडिकेट होता है. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो वर्ब और ऑब्जेक्ट आ जाता है प्रेडिकेट में, तो बाकी जो बच गया वो सब जो है सब्जेक्ट. सेम वही चीज है
कि अगर कोई नाउन दिया है और उस नाउन की विशेषता बताने वाला फ्रेज दिया है, तो उस फ्रेज को हम उसके पहले नहीं लगाएंगे, कॉमा लगा करके उसके बाद लगाएंगे। बस, बाकी इसमें ज्यादा कुछ जो है नहीं करना होगा। जैसे ट्रांसलेशन में अगर दे दिया कि अयोध्या के राजकुमार राम एक महान पुरुष थे। अयोध्या के राजकुमार राम एक महान पुरुष थे। अब अगर सेंटेंस को ऐसे पढ़े तो क्या लगेगा? अयोध्या के राजकुमार राम, द प्रिंस ऑफ अयोध्या राम एक महान पुरुष थे, वॉज अ ग्रेट मैन, ए ग्रेट पर्सन। तो गलत हो गया, बनाए तो हम सही, और सही भी है। द प्रिंस ऑफ अयोध्या कहाँ गलत? सही है। राम ये भी सही है, वॉज अ ग्रेट मैन, लेकिन ग्रामेटिकल दृष्टि से गलत हो गया। गलत क्यों हो गया? हेड वर्ड है इसमें राम, और राम की विशेषता है कि वो अयोध्या के राजकुमार हैं। तो अयोध्या के राजकुमार कई शब्द हो जा रहे हैं, यानी फ्रेज हो गया। तो फ्रेज जो होता है उसको कहाँ रखते हैं? नाउन के बाद या हेड वर्ड के बाद। तो इसका जब ट्रांसलेट करेंगे तो क्या करेंगे? राम कम द प्रिंस ऑफ अयोध्या कॉमा, और उसके बाद जो सेंटेंस है उसको जोड़ देंगे वाज अगले। इस तरह के जो है अक्सर जो है एग्जाम में आते हैं ये। तो उसमें ध्यान देना पड़ता है ये कि नाउन की विशेषता बताने वाला फ्रेज है, इसको फ्रेज इन एपोजिशन कहते हैं। किसी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट नाउन है, ऑब्जेक्ट भी नाउन है। सब्जेक्ट भी नाउन है और उसका ऑब्जेक्ट भी नाउन है। तो कभी कभी ऑब्जेक्ट की विशेषता दूसरे सेंटेंस में दे दिया है, दूसरे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की विशेषता दे दिया, या एक सेंटेंस में सब्जेक्ट की विशेषता दिया है और तीसरे सेंटेंस में जो है ऑब्जेक्ट की विशेषता दे दी है। तब उस स्थिति में कंफ्यूजन हो जाता है। वहां क्या करते हैं? सब्जेक्ट की विशेषता बताने वाले शब्द को सब्जेक्ट के बाद भी, और उसके बाद सेंटेंस पूरा लिखने के बाद ऑब्जेक्ट की विशेषता बताने वाले ऑब्जेक्ट के बाद में भी। आओ एग्जाम्पल देखते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। सुरेश वाज और टीचर। दूसरा सेंटेंस है ही वाज जेंटल। अब इसमें सुरेश ये नाउन है, सब्जेक्ट भी है। इसकी विशेषता बताने वाला कोई शब्द इस सेंटेंस में अगले सेंटेंस में दिया है, क्या दिया? और टीचर। और टीचर उसकी विशेषता क्या है? सुरेश क्या है? एक टीचर है। तो सुरेश कॉमा और टीचर वाज वेरी जेंटल या वाज जेंटल। अब सुरेश और टीचर ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल सेंटेंस हो गया। एक सब्जेक्ट है,
रविन्द्रनाथ टैगोर वाज अ ग्रेट पोएट। दूसरा सेंटेंस है ही रोट गीतांजलि। इट वाज अ फेमस रिलीजियस बुक ऑफ इंडिया। अब ये तीन सेंटेंसेस को हमें एक सेंटेंस बनाना है। तो सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर। दूसरे सेंटेंस में अ ग्रेट पोएट, ये रविंद्रनाथ टैगोर की विशेषता है। रविंद्रनाथ टैगोर की ये विशेषता है। तो क्या करेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर के बगल में उनकी विशेषता वाले शब्दों को लिख देंगे। ही रोट गीतांजलि, तो ही रविंद्रनाथ टैगोर के लिए ही आया है, ऑलरेडी उसका प्रयोग हो चुका है। तो हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर कॉमा अ ग्रेट पोएट रोट गीतांजलि। ही किसके लिए है, रविंद्रनाथ के लिए है, तो ही की जगह पर ऑलरेडी सब्जेक्ट है रोट गीतांजलि। अब गीतांजलि क्या है, अ फेमस रिलीजियस बुक ऑफ इंडिया। ये जो है गीतांजलि की विशेषता है। तो गीतांजलि के बाद कामा देके इसको लिख देंगे अ फेमस रिलीजियस बुक ऑफ इंडिया।